नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज मैं जींद से मात्र 2 किलोमीटर दूर एबुतपुर गांव में हूं। एबुतपुर गांव में विद्या भारती स्कूल है। आज मैं वहां पर हूं। तो हमारे साथ आज विद्या भारती स्कूल के संस्थापक जसबीर सियाग जी हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे शिक्षा के बारे में। जो 1.5 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पीछे रहा है, आगे क्या रहा है, सरकार की तरफ से ऑनलाइन परीक्षा, प्राइवेट स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन परीक्षा या ऑनलाइन पढ़ाई का जो काम चालू किया गया, कितना फर्क पड़ा पढ़ाई पर, कितना आगे मतलब पढ़ाई सही चलेगी। अभी भी सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन जारी रहेगा और स्कूल बंद रहेंगे। तो हम उनसे बात करते हैं। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं साथियों, विद्या भारती स्कूल में मैं 8 साल पढ़ाई कर चुका हूँ। मेरी पुरानी यादें स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज हम हमारे जो सर हैं जसबीर सियाग जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। और सबसे पहले मैं अमन पिलानिया को मैं बधाई देता हूं उनके YouTube चैनल के लिए, और बड़े एक ज्वलंत मुद्दों को जो उनके चैनल के द्वारा उठाया जा रहा है, तो उनका जो काम है वो काबिल तारीफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे पिछली मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब से स्कूल भी बंद हो गए थे, देश की अर्थव्यवस्था भी डाउन हो गई थी, मजदूर वर्ग है, हर चीज़ पे मतलब लॉकडाउन का असर रहा, पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर रहा। स्कूलों की तरफ से व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन जो मतलब स्टडी है, टेस्ट वगैरह सब ऑनलाइन कर दिए गए थे। क्या मतलब बच्चों पे पढ़ाई का कोई असर रहा है? मतलब कंटिन्यू ऐसे ही चलती रही है पढ़ाई? देखिए अमन, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हालांकि ऊपरी तौर पर ऑनलाइन जो सिस्टम है तो उसके थ्रू पढ़ाई चलती रही, लेकिन ऑनलाइन जो ये सिस्टम था टीचिंग का या जैसे पढ़ाई का था, तो ये एक महज दिखावा था। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, कि हमारे पास बच्चों के पास टैबलेट कंप्यूटर होने चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट टीचर के साथ जो एक सीधा जो कॉन्टेक्ट कर सकें। और एक हमारे रूरल एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि ज़्यादातर बच्चों के पास स्मार्टफोन भी नहीं थे, तो ऑनलाइन सिस्टम से बच्चों को हम जोड़ नहीं सके। और ज़्यादातर स्कूलों ने जो ऑनलाइन स्टडी का जो दिखावा किया, चाहे उसमें हम भी हैं या दूसरे स्कूल भी हैं, तो हम सिर्फ एक होमवर्क उनको भेजते रहे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाए। होमवर्क तो वैसे ओरली भी दिया जा सकता है, फ़ोन पे भी दिया जा सकता है, तो उसका एक ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। और निश्चित तौर पे बच्चे कमज़ोर हुए। जो क्लास में जो पढ़ाई होती है, जो डायरेक्ट संवाद होता है टीचर के साथ, और जो एक माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है क्लासरूम का, तो वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट की भी दिक्कत रहती है बहुत से गाँव में, मतलब इंटरनेट सुविधा नहीं है घर में, जैसे आप कह रहे हैं स्मार्टफोन बच्चों पे नहीं है। डेफिनेटली ये भी प्रॉब्लम थी। जैसे इंटरनेट का जो सिस्टम था, कई बार जैसे नेट की सुविधा भी नहीं मिलती, और कई बार ये होता कि जो डाउन हो जाता है सर्वर वगैरह जो सिस्टम होता है, तो वो एक सिस्टम से ये है कि बच्चों को जोड़े तो हमने रखा, मतलब एक उसके साथ, लेकिन जो ज़्यादा बेनिफिट उसका नहीं ले पाए हम। सर जैसे पहले के समय की बात करें, मैं स्कूल में पढ़ता था, पहले मतलब बच्चों पे पढ़ाई के मतलब पिटाई भी की जाती थी डंडों के साथ है। अब कुछ बदलाव हुआ है, मतलब अब स्कूलों में पिटाई नहीं की जाती है। निश्चित तौर पे देखो, हम भी एसडी स्कूल में पढ़ते थे, और एसडी स्कूल एक पिटाई के लिए बड़ा जाना जाता था, ट्यूशन के लिए फोर्स किया जाता था, बड़ी ज़बरदस्त पिटाई होती। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जो पनिशमेंट दी जाती स्टूडेंट्स को। लेकिन आजकल क्या है कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उस पर बैन है, और दूसरी बात वो व्यवहारिक भी नहीं है। जो एक पनिशमेंट है आजकल के बच्चों के हिसाब से, माहौल के हिसाब से देखिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और पनिशमेंट होती जो सज़ा दी जाती है, तो उसका एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट ही मतलब बच्चों पे पड़ता है। और मैं नहीं समझता कि पनिशमेंट ज़रूरी है। बच्चों को हम प्यार से समझाते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं, और एक इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तभी बेनिफिट मिलेगा। तो जो बैन है तो वो अच्छी बात है, और होना भी नहीं चाहिए। और किसी भी स्कूल में आजकल ऐसा नहीं है कि बच्चों को सज़ा दी जाती हो। और निश्चित तौर पे पेरेंट्स भी अब बच्चों को, जैसे मतलब एक फैमिली इन्वायरमेंट की बात करें, तो वो प्यार से ही डील करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे हो सकता है कि पहले स्टूडेंट्स रफ टफ टाइप के हो, और लेकिन आजकल सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, और वो एक छोटी छोटी बातों को फील करते हैं। तो ये जो पनिशमेंट को बैन किया गया है,
तो ये एक अच्छा कदम है पहले सरकार की के तरफ से भी, और माहौल भी ऐसे बने कि पनिशमेंट की जरूरत पहले है। के माहौल की बात करें सर, जैसे मैं पढ़ता था, मेरे घर वाले कहते थे भाई बच्चा पढ़ना चाहिए, चाहे इसकी खाल उतार दो, बच्चा पढ़ना चाहिए। लेकिन आज के माहौल में हम बात करें, अगर बच्चा रफ बियर मतलब पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं देता, तो उसमें कहते हैं कि बच्चा मतलब पढ़े या ना पढ़े, हमारे बच्चे का हाथ मत लगा देना। हाँ नहीं, कई बार कई पेरेंट्स बोलते भी हैं कि बच्चा पढ़ना चाहिए, अब भी बोल देते हैं कि चाहे पिटाई के 3 दिन हम कुछ भी नहीं कहेंगे आपको, लेकिन मतलब एक स्कूलों में पिटाई नहीं की जाती। हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है वो एक आजकल व्यवहारिक नहीं रही। और ऐसा कि शहरों में जैसे अवेयरनेस है, तो वहाँ पर तो पेरेंट्स वैसे भी ऑब्जेक्ट करते हैं यदि स्कूल में कोई छोटा मोटे ऐसी घटना घट जाती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अब उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि जैसे इंग्लैंड में एक बार सर्वे हुआ था, तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि उन्होंने ये माना था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, शायद वो एक अच्छा था कि जहाँ बच्चे को कंट्रोल इस तरह किया जाता था, पिटाई की जाती पुराने टाइम में। लेकिन जिस तरह जो एक नई जनरेशन आ रही है और बच्चे बेहद सेंसिटिव हैं, तो वो छोटी छोटी बातों को, जैसे उनको धमका भी दिया जाता तो वो फील करते हैं, और पिटाई तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो आजकल उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और ये बेहद गलत ये सिस्टम माना जाएगा यदि ऐसी चीज़ें हैं, या पिटाई होती है, पनिशमेंट होती है, क्योंकि माहौल के अनुसार अपने आप को हमें चेंज करना पड़ेगा। सर मैं स्कूलों की बात करूं तो हरियाणा के हर गांव में सरकार की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने लिए ज़्यादा जाते हैं, गांव में कम जाते हैं। और फिर गांव के जो पेरेंट्स हैं, हमने आपकी फेसबुक पर एक पोस्ट भी देखी थी, आपने उसमें जिक्र यस। भी किया था, पेरेंट्स सरकारी की बजाय प्राइवेट में पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि बच्चों को बढ़िया स्कूलों में पढ़ाया जाए, और फिर बाद में उन्हीं स्कूलों के प्रति कहा जाता है कि ये स्कूल तो यस। बकल ताड़ते हैं, ज़्यादा हाँ, फीस लेते हैं, पढ़ाई नहीं बिल्कुल। करवाते। तो ऐसा क्या है सर? देखिए, सरकारी स्कूलों की जहाँ तक बात है, हम सरकारी सिस्टम को बुरा नहीं मानते। यदि सिर्फ प्राइवेट स्कूल होंगे तो गरीबों को बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल चलते हैं वो पब्लिक वेलफेयर पे चलते हैं, जहाँ पर हर बच्चा एडमिशन ले सकता है, चाहे एक इकोनॉमिकली कितना पुअर है, कैसे भी है। तो सरकारी स्कूलों का एक चलना भी बेहद ज़रूरी है, तभी वो जितना एक 100% लिटरेसी रेट को हम एक प्राप्त कर पाएंगे, जो साक्षरता दर है। और दूसरा, जहाँ तक बात है कि फैशन प्रस्ती तो है निश्चित तौर पे, कि आजकल पड़ोसी का बच्चा यदि बड़े स्कूल में जा रहा है तो कोशिश ये की जाती है कि उससे बड़े स्कूल में अपना बच्चा हम वहाँ पर उसका एक एडमिशन करवाएं। और दूसरा, जहाँ तक लूट की बात है, देखिए अमन, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जैसे एनसीआर की बात करें, हम गुड़गांव की, फरीदाबाद या दिल्ली के स्कूलों की बात करें, वहाँ पर जो लाखों रुपए बच्चों से लिए जाते हैं एक साल में, तो हमारे हरियाणा के जो रूरल एरियाज़ के स्कूल हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है। हम तो 15-20 हज़ार में पूरी साल बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ भी देते हैं, और उसके बावजूद भी हमारी कभी भी टाइम पे फीस नहीं आती, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या है, वो एक फार्मिंग कम्युनिटी के हैं, ज़्यादातर किसानों के, और किसानों का जो सिस्टम है बिल्कुल बैठ चुका है, एक किस्म रेगुलर इनकम नहीं है। तो हमें जो रूरल एरियाज में जितने भी स्कूल हैं, तो वो दिखावे के तौर पे, चाहे उनके पास कैसी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, चमचमाती बसें, कैसा भी है, लेकिन सिस्टम अब खोखला हो चुका है, और भविष्य प्राइवेट स्कूलों का नहीं है। सरकारी की बात करें हम, अब पिछली सोशल मीडिया पर कुछ अखबारों में भी हमने पढ़ा है कि हरियाणा में 1000 से कुछ ज़्यादा स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है उनको। नहीं, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम आता कि जहाँ की स्ट्रेंथ कम है, जैसे कुछ प्राइमरी स्कूलों में ऐसा हुआ था कि जहाँ पर बच्चे कम है, स्टाफ मेंबर ज़्यादा है, और वहाँ पर सरकार ने ऐसी जो पीपीपी मोड से भी एक बार बात चली थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलाया जाएगा, या एक दूसरे उनसे कुछ चार्जेज लिए जाएंगे बच्चों को, और तो ऐसा सिस्टम चला हुआ है। तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट यदि ऐसा कर रही है तो कुछ ना कुछ सोच के ही कर रही है, ठीक है ना। तो अभी उस पर कुछ नहीं कह सकते हम कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, या सरकार प्राइवेटाइजेशन की बात कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार पूरी तरह से एजुकेशन को प्राइवेट करेगी, क्योंकि यदि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है हेल्थ का, एजुकेशन का, फिर कुछ नहीं बचेगा, और फिर सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये दो सर्विस ऐसी है कि जो एक सरकारी, एक सार्वजनिक क्षेत्र में चलनी जरूरी है, हेल्थ और एजुकेशन। तो प्राइवेट भी चलते रहे, लेकिन साथ में सरकारी भी चलनी जरूरी है। अदरवाइज तो फिर ये है कि जो खासकर हमारी 30% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे, तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। सर हम 134A की बात करें तो सरकार की तरफ से 134 प्राइवेट स्कूलों में लागू किया गया है, तो उसको क्या असली जो जरूरतमंद है उनको मदद मिल रही है उनसे? नहीं, 134 असल में जो कांग्रेस सरकार थी सेंटर में, तो उस टाइम राइट टू एजुकेशन लागू किया गया था, RT। तो उसमें राइट टू एजुकेशन लागू न करके हरियाणा सरकार ने 134A लागू कर दिया था। 25% सीटें पहले गरीब बच्चों के लिए थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। लेकिन जब प्राइवेट स्कूलों ने विरोध किया था, तो हुड्डा सरकार के दौरान, तो उसको थोड़ा कम कर दिया गया 10%। लेकिन 10% में भी हम ये देखते हैं
कि जो सक्षम है वही लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 लाख की इनकम का क्राइटेरिया है। और जो भी मतलब एक वहाँ पर एफिडेविट देता है, स्टाम्प पे तहसीलदार जी साइन कर देते हैं, और उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं की जाती कि इसके एक्चुअल इनकम क्या है, ये इसको ये लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो गरीबों के बच्चे तो बेनिफिट नहीं उठा पा रहे और सक्षम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और अदरवाइज जो क्राइटेरिया तो एक ही घर में है, जैसे रंगीन टेलीविज़न नहीं होना चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं, और कोई ना कोई ऐसी जो फैसिलिटी जो अबो पॉवर्टी लाइन मानी जाती है तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर फ़ायदा उन्हीं लोगों ने उठाया जो सक्षम थे, जो 2 लाख की इनकम से ऊपर भी थे, और गरीबों को इसका बेनिफिट नहीं। सर हम बात करें रंगीन टीवी की, आज के टाइम में गांव में बात करें, हर घर में रंगीन टीवी जो आपने बताया है, हर चीज़ है। हाँ है, लेकिन क्राइटेरिया सरकार ने ऐसा बनाया था कि पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कलर टेलीविज़न नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन, ऐसा वो था। लेकिन फिर भी चलो इन चीज़ों को हम दरकिनार कर भी देते हैं, तो फ़ायदा गरीबों ने इसका नहीं उठाया। और गरीबों के बच्चे तो सरकारी में ही जा रहे हैं, और ज़्यादातर वही लोग फ़ायदा उठाते रहे कि जो सक्षम थे, इनकम भी ठीक थी, काम भी अच्छे चल रहे थे, और उन्होंने एक बच्चा मेरे स्कूल में करा दिया, एक इंडस में करवा दिया, एक द्रोणाचार्य में तो ऐसे मतलब उन्होंने बेनिफिट उठा, क्योंकि जो इनकम की एक प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुई, और जो भी गया तहसील में तो सीधे उस पर साइन कर दिए गए और उसने फिर अप्लाई कर दी। सर हम स्टाफ की बात करें, 2020 मार्च से कोरोना स्टार्ट है इंडिया में, तब से लॉकडाउन स्टार्ट है, स्कूल बंद है। स्कूलों को निर्देश दिया गया कि भाई स्टाफ की सैलरी स्कूल मैनेजमेंट करेगा, कहीं से करे। तो पिछली बार तो जो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं स्कूलों ने की है, अब कोरोना दोबारा स्टार्ट कर दिया, भाई दोबारा लॉकडाउन रहेगा, स्कूल बंद रहेंगे, तो अब आगे क्या प्लान रहेगा स्टाफ नहीं, प्लान देखो, यदि लॉकडाउन लंबा चलता तो अब संकट खड़ा होगा, क्योंकि 1 साल तो जैसे तैसे स्कूल वाले ने मैनेज कर लिया, सैलरी भी दी है, और 1-2 स्कूल में ही विरोध हुआ है, अदरवाइज कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और स्टाफ मेंबर ने भी जैसे कोऑपरेट किया है, क्योंकि उनको भी सिचुएशन का पता था कि काफ़ी एक दिक्कत चली है, और जो लंबे टाइम से स्टाफ मेंबर चल रहे थे तो वो एक अब भी मतलब उन स्कूलों में कंटिन्यू है। लेकिन यदि लॉकडाउन लंबा चलता और आगे जब इनकम के सोर्सेज ही बंद हो जाएंगे, तो मैं नहीं कुछ भी कह सकता इसके बारे में, तो आगे बड़ी एक दिक्कत खड़ी होगी और शटडाउन की नौबत आएगी। मतलब यदि 2-4 महीने भी चल जाता है अब एडमिशन टाइम में, तो प्राइवेट स्कूलों के बारे में ये नहीं कह सकते कि कितने सर्वाइव कर पाएंगे। बड़ी बड़ी संस्थाएं फेल होने के एक बिल्कुल कगार पे जा पहुंची। हरियाणा में बात करें, हरियाणा जो प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन है, हमने हादसी का जो कल अखबार में पढ़ा था, तो एसडीएम से भी मिले थे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के बजाय अगर किसी प्राइवेट स्कूल में कोरोना का कोई संक्रमित मरीज मिल जाता है, कोई बच्चे में कोरोना है पाया जाता पॉजिटिव, तो स्कूल को कुछ समय के लिए बंद किया जाए, ना कि सभी स्कूलों को बंद किया जाए। हाँ देखिए, ऐसा अमन, सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल की भी बात करें, हम सरकारी स्कूलों में बड़े खुले परिसर है, पेड़ पौधे हैं, और हमारे हरियाणा में जो बिल्डिंग्स ऐसी हैं, चाहे वो सरकारी की प्राइवेट की है, जो एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली तो साफ़ सुथरी भी और खुली भी है, तो यहाँ इन्फेक्शन का इतना खतरा नहीं है यदि थोड़े से प्रिकॉशंस यदि मतलब एक मैनेजमेंट अपनाता है। और बच्चे हम गांव में देख रहे हैं कि वो घूम रहे हैं, टोल में खेल रहे हैं, वहाँ पर कोई एक सोशल डिस्टेंस, कोई मास्क ना पेरेंट्स केयर करते, और ना ही मतलब एक इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाता। तो यदि एक हम इन चीज़ों का पालन करते, थोड़ा सा एक सख्ताई बरते, स्कूल्स को कंटिन्यू रखते हैं, प्राइवेट को भी सरकारी को, तभी बेनिफिट होगा। स्कूल बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और निश्चित तौर पे 1 साल तो चलो निकाल लिया, लेकिन इस तरह 1 साल, 1.5 साल, 2 साल स्कूल बंद रहेंगे तो फिर एक शिक्षा को बचाना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो संस्थापक उन्होंने कहा है कि जैसे कि स्टार्टिंग में 8वीं तक स्कूल बंद कर दिया, अब कोरोना लगा हुआ है, तो 9वीं से 12वीं तक स्कूल स्टार्ट रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि बस हम चलाने के लिए सक्षम नहीं है, कि बच्चे पूरे नहीं होते, हम बस कैसे चलाएंगे। बिल्कुल, देखो एक बस, क्योंकि अब जो फ्यूल के जो रेट्स बढ़े हैं, अब 80 प्लस में गया हुआ है डीजल, और उसमें एक बस यदि 10-15 किलोमीटर जा रही है, उसमें 2 बच्चे आ रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बड़ा एक संकट खड़ा हुआ है प्राइवेट स्कूल्स के सामने। तो या तो इनको ये कि 50-50% की अनुमति दी जाए, या फिर ऐसा किया जाए कि मतलब कुछ और सिस्टम की सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए इनको डबल शिफ्ट में या कुछ ऐसा किया जाए कि 50% बच्चे पहले आ जाए, 50 बाद में, तभी जाके प्राइवेट स्कूल सर्वाइव कर पाएंगे। बड़े स्कूलों की तो मैं कह नहीं सकता, जिनके पास स्ट्रेंथ अच्छी है, 2000-2500, लेकिन जो रूरल एरियाज में 90% जो स्कूल है, तो यदि ऐसे लॉकडाउन चलता रहा तो बंद होने के बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ क्लोजर, जिसको कहा जाता है, कि बंद होने के कगार पे जा पहुंचे। अभी हम फिलहाल की बात करें तो जैसे कि हरियाणा में हर संगठन ने एसडीएम डीसी को ज्ञापन दिया है, तो सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? नहीं, सरकार के जैसे अधिकारियों ने बात ऊपर पहुंचाई है और वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। देखो, वैसे हरियाणा गवर्नमेंट की हम बुराई नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले जो स्कूल खोले थे हरियाणा ने खोले थे। सितंबर में हरियाणा ने अपने स्कूल रीओपन कर दिए थे,
ठीक है ना। जबकि दूसरे राजस्थान के बात करें हम, पंजाब ने काफ़ी लेट खोले, यूपी ने लेट खोले। तो हरियाणा सरकार ने ऐसी बात नहीं कि मतलब स्कूल खोलने में कोई ये नहीं किया कि मतलब एक जानबूझ के ऐसा किया है। तो सरकार ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, और अब भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचेगी, क्योंकि एक रोजगार से जुड़ा मुद्दा है। लगभग 5.5-6 लाख जो टीचर्स यहाँ काम करते हैं, स्कूल संचालकों की छोड़िए, लेकिन जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तब तक कोई भी जैसे 15,000 20,000 की जॉब करा प्राइवेट उसमें, तो उसके लिए एक बड़ा सहारा है। और ये जब सोर्सेज बंद हो जाएंगे तो एक दिक्कत पैदा हो। सर मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, जैसे कि हम उस समय की बात करें जब हमारी गर्मियों की छुट्टी होती थी जून की, जब 1 महीना हम घर पर रहते थे, तो 1 महीना घर रहने के बाद स्कूल में आने को मन नहीं करता था। भाई स्कूल स्टार्ट हो गई, अब स्कूल में जाने को मन नहीं करेगा, मन मतलब अजीब रहता था कि भाई छुट्टी और बढ़ जाए। हाँ जी। अब बच्चों को 1 साल से ऊपर का समय हो गया घर, तो क्या लगता है कि स्कूल दोबारा स्टार्ट होंगे? अब कोरोना लग गया, दोबारा बंद हो गया, दोबारा बच्चे स्कूल में आएंगे तो उनका मन करेगा पढ़ाई की तरफ? नहीं, मन तो देखो, अब स्कूलों में पहले जैसे माहौल नहीं रहे, स्कूलों में जो एक डर होता था, या जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात चली थी पनिशमेंट या मार पिटाई की, कॉर्पोरल पनिशमेंट की, अब वो चीज़ नहीं है। अब बच्चों को बड़े प्यार से डील किया जाता है। हाँ, लंबे टाइम तक बच्चा यदि घर पे रहता है तो वो एक बोरिंग सा शेड्यूल हो जाता है। तो निश्चित तौर पे अब ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे स्कूल रीओपन हुए थे तो स्ट्रेंथ एकदम बननी शुरू हो गई थी, दोबारा बच्चे आने शुरू हो गए थे। तो मुझे लगता है कि स्कूल खुल जाए तो स्ट्रेंथ वो एक पूरी एक जो संख्या होती है तो उसके हिसाब से बच्चे आने शुरू होते हैं। कल मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में छोटे बच्चों ने भी कहा था कि एक बच्चे ने कहा था 1.5 साल हो गया, हमारी पढ़ाई का नुकसान हो गया, अब आगे क्या करेंगे हमें कुछ याद नहीं है। हाँ हाँ जी, निश्चित तौर पे देखो, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, मैं देख रहा था उसको, और वो सरकारी स्कूलों के बच्चे थे, खटखट टोल प्लाजा पे। और बड़ा अच्छा जवाब दिया था उस बच्चे ने कि मतलब जब ये किसान इतने पूरे साल से यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग 6 महीने से, तो इनको कोरोना नहीं हुआ, और रैली में कोरोना नहीं होता, पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज चल रही है, कुंभ का मेला चल रहा है, वहाँ कोरोना नहीं होता। तो यहाँ तो सोशल डिस्टेंस का हम पालन करवा सकते हैं। एक रूम की कैपेसिटी 30-40 की है, वहाँ 15-20 बच्चे बिठाए जा सकते हैं। और टीचर के सामने तो बच्चे की भी ये हिम्मत नहीं होती कि वो मास्क हटाएगा या और करेगा, तो ऐसी चीज़ों का पालन करवाया जा सकता है। जबकि गाँव में जैसे बच्चे घूम रहे हैं, पेरेंट्स इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। साथियों, ये थे जसबीर सियाग जी, जो विद्या भारती स्कूल के संचालक हैं। इन्होंने बताया कि कोरोना टाइम में किस तरह ऑनलाइन पढ़ाई मतलब दिखावटी है, जो पढ़ाई स्कूल में हो सकती है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती है। इंटरनेट की, स्मार्टफोन की भी कमी रहती है, कई घरों में स्मार्टफोन भी नहीं होते। इन्होंने अपने विचार साझा किए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। तो साथियों, अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।